ला में ना कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने पहले वीडियोस में नहीं बताई थी, इसमें मैं बता देती हूँ बाकी क्या क्या करना है। इसमें ये किसास और दियत ऑर्डिनेंस है, ये चैप्टर नंबर 4 है एनआरए का। इसमें किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है। इसमें ना किसास की डेफिनेशन है जो आपने कर लेनी है शहबाज से, ठीक है। और इंजरी की डेफिनेशन और इंजरी और हर्ट की डेफिनेशन का मैं बताती हूँ। हर्ट की डेफिनेशन यहीं पर मेंशन है, ये आपने कर लेनी है। और इंजरी की और बाउंड की भी डेफिनेशन है, वो आपने कर लेनी है शहबाज से, वहाँ पर लिखी हुई है ये। तो इसमें ना हम हमारे पास लीगल टर्म्स होती हैं, अर्श होती है, दमन होती है, दियत होती है और किसास होती है, ठीक है। और ये इन्होंने बताया। उसके बाद ये टेबल है 4.1, ये आपने कर लेना है। टेबल 4.2 ये आपने करना है, अच्छे से करना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला टेबल 4.3 ये भी आपने करना है। फिर उसके बाद ये टेबल है 4.4, ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता हो कि अगर वाइवा में शायद पूछ लें। उसके बाद ये है टेबल 4.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछते हैं और ये आ सकता है टेस्ट वगैरह में और प्रूफ वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही करना है। उसके बाद मैं ये जो टर्म्स दी हुई हैं ना, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और ये इनके सेक्शंस बताऊँगी क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। ओएसपी में भी पूछ लेते हैं, ओएसपी क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। उसके अलावा वाइवा में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी और इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन टर्म्स में, तो मैं बता दूँगी। और इधर कुछ गलतियाँ भी हैं, वो मैं ठीक करवा दूँगी एनआरए में। अर्श अर्श वो कंपनसेशन होती है जो लॉ में एक ऑफेंडर जो है वो विक्टिम को या उसके हायर्स को पे करता है फॉर कॉजिंग हर्ट, ठीक है। इसमें ये नोट नहीं आना, ये आप यहाँ से काट दें, ये गलत गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। आपने याद रखना है अर्श क्या है। अर्श वो कंपनसेशन होती है जो एक ऑफेंडर जिसने विक्टिम को हर्ट किया होता है, वो विक्टिम को या हायर को पे करता है फॉर कॉजिंग दैट हर्ट, ठीक है। ये हो गया। और अर्श अर्श के लिए सेक्शन कौन सा लगता है 299B, ये भी आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाए दियत पे। दियत क्या होती है? दियत होती है वो कंपनसेशन है स्पेसिफाइड इन लॉ, दोनों ही स्पेसिफाइड इन लॉ है। वो कंपनसेशन जो एक ऑफेंडर विक्टिम के हायर्स को पे करता है फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ द विक्टिम, ठीक है। इसमें दियत में क्या होता है कि वो डेथ हो जाती है विक्टिम की, उसके लिए उसकी वजह से वो कंपनसेशन होती है, वो ऑफेंडर को पे करनी पड़ती है हायर्स ऑफ द विक्टिम को। और लेकिन अर्श के केस में क्या था, उसमें विक्टिम की डेथ नहीं होती है, उसमें सिर्फ वो हार्ट कॉज करता है और उसके लिए उसे विक्टिम को या फिर उसके हायर्स को जो है वो ऑफेंडर को पे करनी होती है कंपनसेशन, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, एक दियत में डेथ का डिफरेंस आ जाता है और अर्श में होता है सिर्फ हार्ट की वजह से। और इसका सेक्शन है 299E। और दमन दमन क्या होती है, कंपनसेशन नॉट लायबल टू अर्श, ठीक है। और ये कोर्ट डिटर्मिन करता है फॉर कॉजिंग हर्ट एंड पेएबल बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम और इज हायर्स। इसमें बस ये डिफरेंस आ जाता है कि ये अब कोर्ट डिटर्मिन करेगा, ये पहले से ही लॉ में तयशुदा नहीं होती, बल्कि ये कोर्ट डिसाइड करता है। और ये फिर उसके मुताबिक एक ऑफेंडर जो है वो विक्टिम को या उसके हायर्स को पे करता है। इसके लिए सेक्शन कौन सा आ जाता है 299D। तो आपने याद रख लेना, अर्श के लिए 299B था, दियत के लिए 299E था और दमन के लिए 299D, ठीक है। ये आपने नोट को काट देना है, बाकी इसमें ठीक है। और यहाँ पर आपने हर्ट को काट देना है और डेथ लिख लेना है, दियत फॉर कॉजिंग डेथ है। ये डिफरेंस है अर्श और दियत में। और दमन जो है ये स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट है, ये डिफरेंस है। और किसास की डेफिनेशन शहबाज से कर लें, ये टिट फॉर टैट होता है, मतलब कि अगर किसी ने किसी का बाजू काटा है तो उसके बदले में उसका बाजू ही काटा जाएगा। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उस कत्ल का बदला कत्ल होगा। इस मतलब आसान लफ्ज़ों में किसास ये होती है, बाकी आपने डेफिनेशन शहबाज से कर लेनी है। उसके बाद आप आ जाएँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आ जाता है इतलाफ़ उद्व। इतलाफ़ उद्व क्या होते हैं? इतलाफ़ उद्व होती है कि कॉजिंग ऑफ डिसमेंबरमेंट, एम्पुटेशन, स्वीयरमेंट ऑफ एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर किसी का बाजू या अगर वो काट दिया जाए, एम्पुटेशन कर दी जाए किसी की, तो उसको कहते हैं इतलाफ़ उद्व। अगर कट गया है किसी का बाजू वगैरह, ठीक है, तो इतलाफ़ उद्व कहेंगे। इसे कहते हैं 333 सेक्शन इसके लिए लगता है।
और इतलाफ़ सलाहियत उद्व क्या है, इसमें है, उसमें था कि किसी का बाजू वगैरह या कोई ऑर्गन है वो कट गया, ठीक है। लेकिन इसमें इतलाफ़ सलाहियत उद्व में होता है कि परमानेंटली उसका फंक्शन लॉस हो गया, मतलब उसका लिम्ब तो सही अपनी जगह पर है, लिम्ब काटा नहीं है या ऑर्गन कटा नहीं है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब किसी का कान है अब उससे उससे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। और उसमें इतलाफ़ उद्व में होगा कि किसी का कान कट गया या किसी का हाथ काट दिया गया, तो वो इतलाफ़ उद्व में आएगा। और इतलाफ़ सलाहियत उद्व का सेक्शन है 335। और सजा के लिए अगर कोई भी हर्ट अगर किसी ने उसके सर पे अगर या फेस पे अगर कोई भी हर्ट होगा ना, तो वो आ जाएगा सजा में, ठीक है। और सजा और जड़ क्या होता है, सजा और जड़ का मैं इधर डिफरेंस बता देती हूँ। और जड़ अगर के सर या मुंह के अलावा किसी भी जगह पर अगर कोई हर्ट होगा तो उसे कहेंगे जड़, ठीक है। सजा के लिए सेक्शन 337A और जड़ के लिए सेक्शन होता है 337B। और सजा की टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये UQ है। और सजा इसमें आपने याद रखना है KMH मैड से याद रख लें, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है, खफीफ़ा जो है इसमें होता है हर्ट विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ बोन, इसमें बोन जो सी होती है वो छुपी हुई होती है, खफीफ़ा मतलब छुपी हुई होती है। और मदिया में क्या होती है, बोन तो एक्सपोज होती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता, ठीक है। बोन एक्सपोज होगी लेकिन फ्रैक्चर नहीं होगा। हाशिमा में क्या होती है, फ्रैक्चर ऑफ बोन हो जाता है और लेकिन डिस्प्लेस नहीं होती। मुनक्किला में क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑफ बोन विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ। और अम्मा में क्या है, अम्मा से याद रखना है कि ये इसमें बोन का फ्रैक्चर भी होगा और जो सा वाउंड है ना वो टच कर रहा होगा मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। और जो दामिगा है इसमें फ्रैक्चर ऑफ द बोन होगा विद रप्चरिंग ऑफ द ब्रेन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अम्मा में सिर्फ वो टच कर रहा होगा मेम्ब्रेन्स को और बोन, और जो दामिगा है ना उसमें जो है वो टच नहीं बल्कि उसको रप्चर कर रहा होगा ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को। नेक्स्ट आ जाए जड़ पे। जड़ के लिए सेक्शन 337B है। और मैंने बताया था कि मतलब अगर हेड या फेस पर अगर हार्ट के अलावा अगर कहीं किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर कोई हार्ट हुआ है टेम्पोरेरी या परमानेंट, तो वो जड़ में आ जाएगा, ठीक है। जड़ की आगे से टाइप्स में आ जाते हैं। जड़ होता है इधर, पहले तो ये दो आपने याद रख लेने हैं, जड़ जायफ़ा होता है और एक जड़ गैर जायफ़ा होता है। जायफ़ा वो जो कि बॉडी कैविटी में एक्सटेंड कर रहा हो हार्ट, और गैर जायफ़ा वो जो बॉडी कैविटी में पेनिट्रेट ना कर रहा हो, उसे कहेंगे गैर जायफ़ा, ठीक है। और इनके सेक्शन याद कर लेने हैं, 337C जायफ़ा के लिए और गैर जायफ़ा के लिए 337E, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएँ जड़ गैर जायफ़ा के नीचे टाइप्स हैं, ये सारी टाइप्स जो नीचे लिखी हुई हैं वो ये सारी गैर जायफ़ा की टाइप्स हैं। अब आपने याद रख लेना है, सबसे पहले है दामिया। दामिया को आपने याद रखना है DR से, डियर होता है ना, इससे याद रखना है DR। तो इसमें क्या होगी, रप्चरिंग ऑफ द स्किन विद ब्लीडिंग, इसमें क्या होगी, रप्चरिंग ऑफ द स्किन विद ब्लीडिंग। और इसकी एग्जांपल में अब्रेजन आ जाती है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स आ जाते हैं। क्या आ जाती है इसमें, अब्रेजन आ जाती है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स आ जाते हैं। दोनों का आपने याद कर लेना है, अब्रेजन और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स को। नेक्स्ट आ जाता है बादिया। बादिया कटिंग ऑफ द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, ठीक है। इसमें फ्लैश की कटिंग हो जाती है और इसमें एग्जांपल आ जाती है इंसाइज वाउंड की और डिफेंस वाउंड्स की, ये दो एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर आ जाता है मुतलाहिमा। मुतलाहिमा में क्या होता है, ML, मुतलाहिमा में ML से याद रखना है लेसरेटिंग ऑफ फ्लैश, ठीक है। और फिर आ जाता है आगे वही मदिया, हाशिमा और मुनक्किला, वो जो पहले भी हमने पढ़े थे, मदिया, हाशिमा और मुनक्किला। उसमें बाकी यही होगा। मदिया में हमने पढ़ा था कि एक्सपोजिंग ऑफ बोन हो जाती है विदाउट फ्रैक्चर, और हाशिमा में हो जाती है फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसिंग, और मुनक्किला में क्या हो जाती है, फ्रैक्चर के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाती है। ये आपने बस याद कर लेना है। उसके अलावा ये सेक्शंस ना यहाँ मेंशन तो नहीं है लेकिन शहबाज में ये लिखे हुए हैं। एक सेक्शन है 337L1, ये MCQs में आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। 337L1 जो है वो हर्ट है जिसमें अगर विक्टिम जो है उसको सीवियर बॉडी पेन रहती है फॉर 20 डेज़, या फिर वो अपने जो से रोज़मर्रा के काम है ना, यूजुअल जो उसके होते हैं अपने पर्सनल काम, वो भी नहीं कर सकता फॉर 20 डेज़। उसके लिए हम ये सेक्शन लगाते हैं 337L1। और
337L2 एक सेक्शन है, ये लगाते हैं जॉइंट डिसलोकेशन के लिए, ये आपने याद रखना है। विट्रियोलेज होता है थ्रोइंग ऑफ क्रोजिव्स, जो क्रोजिव्स होते हैं ना वो थ्रो करना, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह किसी के ऊपर गिरा देते हैं ना कि उसका चेहरा वगैरह जो है उसकी डिसफिगरमेंट हो जाए, तो उसके लिए उसको विट्रियोलेज कहते हैं। और इसमें सेक्शन लगता है 335। और पॉइजनिंग के लिए सेक्शन लगता है 337J। और इंजरी के लिए सेक्शन लगता है 44 PPC। रेप के लिए 375 सेक्शन लगता है। और फोर्निकेशन के लिए लगता है सेक्शन 496 BPPC, ये आपने याद रखना है। फोर्निकेशन के लिए 496 BPPC। इसके अलावा जिना भी होता है, जिना के लिए होता है हदूद का सेक्शन 4, वो आपने याद रख लेना। उसके अब नेक्स्ट आ जाएं, ये टाइप्स ऑफ किलिंग एंड देयर डिस्क्रिप्शन है। और सबसे पहले इन्होंने मिसकैरेज का बताया, मिसकैरेज किलिंग ऑफ ह्यूमन फीटस बाय इवैक्यूएशन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, एक इसकाते हमल होता है और एक इसकाते जनीन होता है। इसकाते हमल का सेक्शन है 338 और इसकाते जनीन 338B, ठीक है। और इसकाते हमल उस किलिंग ऑफ चाइल्ड है जिसके ना ऑर्गन्स जो से हैं वो अभी बने नहीं होते। और जनीन मतलब कि जान जिसमें आगे, मतलब उसके ना लिम्स या ऑर्गन्स जो से होते हैं वो बन गए हों और उस बच्चे का कत्ल किया जाए, तो वो होता है बाय द इवैक्यूएशन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, या तो उसको कहते हैं कि इसकाते जनीन, ठीक है। और ये विदाउट गुड फेथ होता है, ये भी आपने याद रखना है। मतलब कि किसी की मदर जो है, अगर उसकी जान को ख़तरा है, अगर उसके लिए उसकी जान बचाने के लिए अगर मिसकैरेज करवाया जाए, फीटस की किलिंग की जाए, तो वो उसके लिए जो है वो ये सज़ा नहीं है, बल्कि अगर उसका कोई भी गुड फेथ के लिए नहीं है तो फिर वो इसमें आ जाते हैं, वो इस सेक्शन इसकाते हमल और इसकाते जनीन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सुसाइड तो किलिंग ऑफ सेल्फ होता है बाय एन एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ वॉलंटरीली इंटेंशनली, मतलब खुद की जान लेने को सुसाइड कहते हैं, इंटेंशनली अगर कोई खुद की जान ले रहा है। और होमिसाइड होता है किसी दूसरे के कत्ल को ना कहते हैं होमिसाइड। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है नॉन कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड जो होता है ना, इसमें जो सा होता है इसमें ब्लेम होता है और जो नॉन कल्पेबल होमिसाइड होता है विदाउट हैविंग अ ब्लेम, ठीक है। और अब जो कल्पेबल होमिसाइड है ना, जिसकी भी आगे से टाइप्स हैं, एक होती है कत्ले अमद, एक होती है कत्ले शिब्बे अमद, एक होते हैं कत्ले ख़ता और कत्ले बिस्सबाब। और अटैम्प्ट टू कत्ले अमद जो है ना, इसका सेक्शन आपने याद रख लेना, सेक्शन 324, ठीक है। उसके बाद कत्ले अमद में क्या होता है कि इसमें ना इंटेंशन और नॉलेज के साथ अगर कोई बंदा किसी को इसके साथ जानबूझकर उसकी इंटेंशन ही है उसको मारने की और उसका कत्ल हो जाता है ना, तो उसके लिए कत्ले अमद लगाते हैं। कत्ले शिबे अमद तब लगाते हैं कि अगर कोई बंदा है वो सिर्फ उसको दूसरे बंदे को ना, हाँ मतलब कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहता है लेकिन वो मारना नहीं चाहता, और लेकिन उसकी डेथ हो जाती है उसकी दूसरे बंदे की, तो फिर हम कत्ले शिबे अमद कहेंगे उसे। और कत्ले ख़ता क्या होती है, कत्ले ख़ता ये होती है कि इसमें ना तो बंदा उसे मारना चाहता है, ना ही उसे ना कोई हार्म करना चाहता है, लेकिन फिर भी डेथ हो जाए जो कि वो नहीं चाहता था फिर भी हो गया, तो उसकी वजह से हम उसमें आता है कत्ले ख़ता। और कत्ले भी सबाब क्या होता है, इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं होती, ना डेथ की ना हार्म की, और लेकिन डेथ इस वजह से हो जाती है मतलब कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा है उसके दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें कत्ले भी सबाब आता है। और इसके बाद आ जाता है नॉन कल्पेबल होमिसाइड। इसमें भी दो तरह के हैं, जस्टिफाइएबल होमिसाइड और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। जस्टिफाइएबल होमिसाइड जो होती है ना, इसमें मतलब कि इन परजुएंस ऑफ लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है ना, किसी दूसरे को मारना कानून ने अगर हुक्म दिया हुआ है, तो उसमें जो होता है जस्टिफाइएबल होमिसाइड आ जाती है, मतलब कि जुडिशल हैंगिंग वगैरह होती है ना, जो उसकी एग्जांपल आ जाती है। या फिर किलिंग बाय पुलिस ड्यूरिंग सप्रेशन ऑफ रिवॉर्ड्स,
तो उसमें ये आ जाती है जस्टिफाइबल होमिसाइड। और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड आ जाती है सेल्फ डिफेंस के दौरान अगर किसी बंदे की डेथ हो गई है तो उसमें आ जाती है एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। और दो सेक्शंस और भी हैं ऑटोप्सी के, ये भी, और एक्सह्यूमेशन के। ऑटोप्सी का सेक्शन है US 174 CRPC और एक्सह्यूमेशन का है US 176 CRPC। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद करने। बस इतना ही थे। जज़ाकल्लाह।